नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, हिंदी व्याकरण का आगाज है और आप सभी का अभिनंदन है। बिल्कुल कुछ हटकर करेंगे, कुछ मतलब एक तरह से हर टॉपिक के बाद, जैसे अपने जीके की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है ना, कि व्याख्या व्याख्या और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का बेजोड़ संगम। व्याख्या और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का बेजोड़ संगम, यानी व्याख्या भी होगी और हर टॉपिक के बाद में जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले आज बहुत बहुत बधाई। और आप सबको सूचना होगी कि स्कूल व्याख्याता का परिणाम आ चुका है। स्कूल व्याख्याता हिंदी जनरल 319 और ओबीसी 312 कट ऑफ गई है। और जो भी चयनित साथी हैं उन सभी का बहुत बहुत बधाई। अभी जस्ट क्लास स्टार्ट कर ही रहा था कि रिजल्ट आया और सबसे पहला कॉल, जैसा कि उम्मीद थी, गणेश पन्नू का आया। जो आप पहले, मैंने ग्रेड थर्ड में भी उनकी फोटो दिखाई है यहाँ पर, और स्कूल थर्ड ग्रेड में भी सिलेक्शन हुआ, जैसलमेर पोस्टिंग थी, और अब फर्स्ट ग्रेड में भी हो गया। तो निरंतर संघर्ष करता रहा, अंततोगत्वा गणेश पन्नू का अभी तक एक ही कॉल आया मेरे पास। अभी बाकी स्टूडेंट्स ने रिजल्ट देखा नहीं है और अभी काफ़ी देर से फ़ोन बज रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो उम्मीद है 15 से 20 स्टूडेंट, उनका सबका सिलेक्शन हुआ होगा। क्लास के बाद देखेंगे, कल की क्लास में बताएंगे कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। लेकिन बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सूचना है कि रिजल्ट आ गया, और ताकि पता चले कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा व्याकरण के आसपास पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले व्याकरण हम पढ़ने जा रहे हैं। व्याकरण व्याकरण में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वी धन आ धन करण है ना। वी धन आ धन करण, यानी इसका अगर देखा जाए तो अर्थ क्या हो जाता है? अर्थ हो जाता है इसका भली भांति समझना, यानी किसी भी चीज को भली भांति समझना। तो आप भी प्रयास करें कि जो व्याकरण हम करने जा रहे हैं उसे आपको भली भांति समझना है। ब्लर तो नहीं हो रहा? ठीक है, ओके है। तो उसे हमें भली भांति समझना पड़ेगा और भली भांति हम समझेंगे भी। अब बात आती है कि व्याकरण जो है, यानी दो चीजें हैं, एक है भाषा और एक है व्याकरण। एक है भाषा और एक व्याकरण। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा और व्याकरण में से श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ तो सर दोनों ही हैं, लेकिन आप याद रखें, व्याकरण जो होती है हमेशा भाषा के अधीन रहती है। क्या रहती है? भाषा के अधीन रहती है। व्याकरण भाषा के अधीन रहती है। सर कैसे रहती है? देखिए, पहले भाषा आती है, पहले भाषा होती है, और उसके उसके बाद पहले भाषा, पहले जो होती है वो भाषा होती है, और उसके आधार पर, उस भाषा के आधार पर, उसके आधार पर जो है वो व्याकरण की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। बिल्कुल, व्याकरण की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होती है, यानी पहले भाषा होती है। बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जहां व्याकरण का बहुत कोई महत्व भी नहीं होता। ठीक है, मतलब कम महत्व होता है, लेकिन अपनी हिंदी में अच्छा महत्व है। तो आप ध्यान से समझे कि भाषा के अधीन होती है व्याकरण। पहले भाषा आती है और फिर व्याकरण आती है। अब अगर मैं एक लाइन में समझाने का प्रयास करूं तो यूं आप समझ लीजिए कि जिस शास्त्र से हम शुद्ध उच्चारण सीखते हैं, बिल्कुल यह भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जिस शास्त्र से हम शुद्ध उच्चारण सीखते हैं। क्योंकि व्याकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? उस आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम किसी भी शुद्ध उच्चारण किसका सर? शुद्ध उच्चारण शब्दों का, यानी उन शब्दों का शुद्ध उच्चारण सीखते हैं, एकदम शुद्ध रूप तक पहुंचते हैं। और शुद्ध रूप तक पहुंचने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? व्याकरण की। क्यों पड़ती है? क्योंकि इसमें हम कुछ प्रयोग, यानी जो शब्दों का प्रयोग है, शब्दों का जो प्रयोग है, प्रयोगों के जो नियम है, उन नियमों का क्या करते हैं? निरूपण करते हैं। उन नियमों का क्या करते हैं?
निरूपण करते हैं। कुल मिला के यूं समझ लीजिए एक ऐसा शास्त्र जो हमें भाषा को सीखने में, भली भांति सीखने में मदद करता है। एक ऐसा शास्त्र जो हमें किसी भाषा मतलब जो शब्द होते हैं उन शब्दों के, जो शब्दों को प्रयोग कहां किस रूप में करना चाहिए, उन शब्दों के प्रयोग के नियमों को समझाता है। एक ऐसा शास्त्र जो हमें यह बताता है कि आपको किस भाषा को किस हिसाब से प्रयोग में लेकर आना है। अब एक चीज समझ में आती है, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, हमें भाषा में तीन चीज होती है, वर्ण, शब्द और वाक्य। इन तीनों का बड़ा रोल रहता है। किसका रहता है? वर्ण, शब्द और वाक्य। यानी भाषा, अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा का मुख्य अंग कौन सा है, भाषा का मुख्य अंग कौन सा है, तो भाषा का मुख्य अंग होता है वाक्य। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि भाषा का मुख्य अंग होता है वाक्य। सर भाषा का मुख्य अंग वाक्य? बिल्कुल। और वाक्य का मुख्य अंग क्या होता है? तो सर वाक्य का मुख्य अंग क्या होगा? वाक्य का मुख्य अंग होता है शब्द। अच्छा सर, वाक्य का मुख्य अंग शब्द, हां। तो सर शब्द का मुख्य अंग क्या होता है? शब्द का मुख्य अंग क्या होता है? तो शब्द का मुख्य अंग होता है वर्ण। यानी ये तीन ही चीज इंपॉर्टेंट है, वाक्य, शब्द और वर्ण। बात को समझें, भाषा का मुख्य अंग वाक्य, वाक्य का मुख्य अंग होता है शब्द और शब्द का मुख्य अंग होता है वर्ण। यहां तक इस गहराई में कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन जाना चाहिए। अब मान लो जब हम सबसे पहले भाषा को समझना पड़ेगा। देखो भाषा की जब विशेषताओं की बात करते हैं, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा गहराई से चलेंगे। आप रीट की भी तैयारी करोगे आगे आने वाले समय में, तो आप इस चीज को समझे। भाषा की विशेषताओं में एक बहुत बार मैंने देखा है, एक प्रश्न आता है कि भाषा जो है वो अर्जित संपत्ति है या पैतृक संपत्ति है? भाषा जो है वो अर्जित है या पैतृक है? तो बताइए भाषा क्या है, अर्जित है या पैतृक है? बताएं। देखिए तो याद रखें, भाषा पैतृक नहीं है, भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति है। ठीक है। इसके अलावा दूसरी विशेषता बताऊं, क्या भाषा एक सामाजिक वस्तु है? हां भाई बिल्कुल, भाषा एक सामाजिक वस्तु है। यानी भाषा की आवश्यकता, अगर आप समाज में रहते हो, विचारों का आदान प्रदान करना है, तो ही हमें भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। मान लो थ्योरिकल प्रश्न आ जाए ना, तो इस टाइप के पूछा जा सकता है। ठीक है। क्या हम भाषा का जो अर्जन है वो अर्जन हम अनुकरण द्वारा करते हैं? यानी हम भाषा कैसे सीखते हैं? तो बिल्कुल, भाषा सीखने के लिए हमें अनुकरण की आवश्यकता पड़ती है। भाषा सीखने में अनुकरण का बहुत महत्व होता है। अच्छा, क्या सर भाषा परिवर्तनशील है? बिल्कुल, भाषा जो है वो चिर परिवर्तनशील है। यानी भाषा जो है वो लगातार उसमें बदलाव होता रहता है, नए नए शब्द आते रहते हैं, बदलाव होता रहता है। ठीक है। क्या भाषा का सर कोई अंतिम स्वरूप है क्या? बिल्कुल नहीं, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं है, अंतिम स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये लगातार इसका जो भंडार है वो लगातार बढ़ता जाता है, कुछ समय के अनुसार परिवर्तन होता चलता है। तो ये चिर परिवर्तनशील है, इसका अंतिम स्वरूप जो है वो नहीं है। बात भी क्लियर हो जाती है। इसके बाद सर भाषा किस से किस ओर चलती है? तो याद रखें, भाषा जो है वो कठिन से सरल की ओर चलती है। कहां चलती है? भाषा जो है वो कठिन से सरल की ओर चलती है। अच्छा, तो सर भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं भाषा कठिन से सरल, और भाषा जो है वो भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। सूक्ष्म की ओर, भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। सर ये जोरदार बात बताई आपने। अच्छा, क्या भाषा की, आपसे पूछ लिया जाए, क्या भाषा की ऐतिहासिक और भौगोलिक सीमा होती है? बिल्कुल होती है। भाषा की ऐतिहासिक और भौगोलिक सीमा भी होती है, बिल्कुल होती है। इसके अलावा आपने अपभ्रंश के बारे में पढ़ा होगा, वही आप हिंदी के बारे में पढ़ोगे। नवी विशेषता बताता हूं, और एक तरह से मैं लास्ट विशेषता बताऊंगा। ये जो भाषा है वो संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर ले जाती है। संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर
ले जाती है की ओर, यानी संश्लेषण से विश्लेषण की ओर ले जाती है, यही कहना चाह रहे हैं या कुछ और कहना चाह रहे हैं? तो कुल मिला के आप इस चीज को समझ गए होंगे कि यह सामाजिक वस्तु है, ठीक है। ये अर्जित और पैतृक, इनमें से पूछा जाए तो ये पैतृक है, अर्जित नहीं है, अर्जित नहीं है, पैतृक है, सामाजिक वस्तु है, अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, चिर परिवर्तनशील है, अंतिम स्वरूप जो है नहीं होता। भाषा का ये कठिन से सरल की ओर चलती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, ऐतिहासिक और भौगोलिक सीमा भी इसकी होती है, संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर चलती है। भाषा का मुख्य अंग होता है वाक्य, और वाक्य का मुख्य अंग शब्द, और शब्द का मुख्य अंग होते हैं वर्ण। इसीलिए दोस्तों आप जो टॉपिक पढ़ते हैं तब आप 3 तरह के टॉपिक पढ़ते हैं, यानी पूरी व्याकरण इसमें आती है। सर पूरी व्याकरण इसमें कैसे आती है? देखिए आप 3 चीज पढ़ते हो, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार हमारा पहला टॉपिक होता है। उसके बाद जब हम शब्द विचार पढ़ते हैं तो शब्द विचार में आते हैं विकारी और अविकारी। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि कल की क्लास में मैंने एक कमेंट देखा था लाइव में कि सर थोड़ा आप शब्द विचार से पढ़ाना, तो फिर हम पढ़ते हैं शब्द विचार। जब हम शब्द विचार पढ़ते हैं तो उसमें आता है विकारी और अविकारी शब्द, है ना। मोस्टली हम व्याकरण ऐसे शब्द विचार भी 3-4 तरह के होते हैं। उसको जब मैं शब्द विचार कराऊंगा तब मैं एक बहुत बड़ी सारणी बताऊंगा, उस समय समझाऊंगा। एक बार समझिए कि शब्द विचार जो है उसको जब हम विकार के आधार पर डिवाइड करते हैं, विकार के आधार पर, तब वहां होता है अविकारी और विकारी। फिर विकारी जब पढ़ते हैं तो उसमें आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया आते हैं। और अविकारी में आते हैं केवल क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक और निपात, ठीक है। फिर वाक्य आता है। जब हम वाक्य विचार पढ़ते हैं तो वाक्य विचार में 3 आधार पे पढ़ते हैं, रचना के आधार पे, और वाक्य जो है रचना के आधार पे होता है, अर्थ के आधार पे होता है और काल के आधार पर होता है। फिर हम वाक्य शुद्धि वगैरह पढ़ते हैं। तो इस प्रकार पूरी व्याकरण जो है दोस्तों, पूरी व्याकरण वाक्य विचार, शब्द विचार और वर्ण विचार पर निर्भर करती है। तो कुल मिला के हम अगर आप 5-7 मिनट अगर हमने एक्स्ट्रा दे दिए तो कम से कम हमें थोड़ा बहुत समझ तो आया कि अच्छा इस तरह से व्याकरण का मतलब होता है भली भांति समझना। तो अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं, कौन सा करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं वर्ण विचार। क्या टॉपिक है? वर्ण विचार। तो अब आप ध्यान से समझेंगे। हम वर्ण विचार 2 नहीं बल्कि 3 क्लास में करेंगे। सर 3 क्लास में ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। आज एक क्लास, कल दूसरी क्लास, तीसरी क्लास हमेशा ऑब्जेक्टिव होगी। तीसरी क्लास हमेशा ऑब्जेक्टिव, यानी किसी भी टॉपिक की लास्ट क्लास ऑब्जेक्टिव होगी। जैसा कि 3 बजे वाली क्लास में जीके में टॉपिक खत्म होते ही मैडम टेस्ट लेते हैं ना, वैसे ही। चलिए, तो आप इसमें आज बारीकियों सही समझेंगे। अगर आपके सामने प्रश्न आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, क्या प्रश्न पूछा? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो याद रखिएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। अब आप पूछोगे सर ध्वनि कैसे होती है? हमारे ये समझ नहीं आया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि कैसे होती है। तो अब आप इस चीज को समझिए। मैंने एक तो बोला क और एक मैंने लिखा क, किसमें कम समय लगा? तो बोला सर आपने जो बोला उसमें कम समय लगा। तो जब कम समय बोलने में लगा तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। यह आपका पहला प्रश्न क्लियर कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। देखिए मेरी एक चीज है, आप 2 दिन क्लास देखो, मतलब टॉपिक जब तक आपकी उंगलियों पे ना आ जाए, मतलब इन उंगलियों पे अभी टॉपिक पड़ा है और इन उंगलियों से आपकी उंगलियों पे जब तक टॉपिक ना आ जाए तब तक मुझे आनंद नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से समझें, एकाग्रता के साथ समझें। मेरा एक मानना है, मारवाड़ी में बताता हूं कि रोज रोज मरने से अच्छा है एक बार मरा जाए। अर्थात मतलब रोज रोज एक ही टॉपिक को लेकर बैठना है। एक बार किसी टॉपिक को इस तरह से पढ़ लो कि दोबारा उसका रिवीजन करने की भी आवश्यकता न पड़े, इतना अच्छे से कर लो। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। अब मान लो जैसे कुछ कह देंगे व्याकरण पढ़ाते हैं तो व्याकरण तो बिना देखे पढ़ानी चाहिए। देखो यहां पे मैं अपना ज्ञान का प्रदर्शन करने नहीं आया। ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो व्हाइट बोर्ड पे सब कुछ बिना देखे ही पढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये आजकल सिस्टम चल पड़ा है पीपीटी वगैरह का, लेकिन कुछ हद तक मैं देखता हूं ये अच्छा है। इसमें मतलब थोड़ा सा समय बचता है और बढ़िया चीज समझ सकते हैं। तो चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। और इस ध्वनि, ये जो ध्वनि होती है, मैंने बोला क, इस ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उस लिखित रूप को क्या कह देते हैं? वर्ण कहते हैं। जो ध्वनि का लिखित रूप है उस लिखित रूप को हम किस नाम से संबोधित करते हैं? वर्ण। तो सर वर्ण और ध्वनि और एक अक्षर और होता है। सर अक्षर क्या होता है? वर्ण या अक्षर, कुछ विद्वान या कुछ किताबों में आप देखोगे वर्ण और अक्षर को एक ही माना जाता है। वर्ण या अक्षर रचना की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई है। तो सर वर्ण है या अक्षर है? दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तब क्या किया जाए?
देखिए एक फोन और आ चुका है, 100% मैं नाम लेके बता रहा हूं, मगाराम जो हैं उनका भी शायद स्कूल व्याख्याता में सिलेक्शन हो चुका है, और मगाराम का कॉल आया है ना। तो ठीक है, तो वर्ण या अक्षर रचना की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई है। अब आप इस चीज को समझिए, ध्वनि, वर्ण और अक्षर, यहीं पर समझ लीजिए। अब ध्वनि क्या है? यह भाषा की मौखिक इकाई है। क्या है यह? भाषा की मौखिक। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। तो सर अक्षर क्या है? अक्षर क्या है? मतलब ध्वनियों का एक समूह है। ध्वनियों का क्या है? समूह है, इतना समझिए। यानी कुछ जो वर्ण और अक्षर एक ही बोलते हैं, तो आप इस चीज को समझिए, वर्ण अक्षर एक होता है क्या? बिल्कुल एक हो सकता है। कैसे? देखो हिसाब से ध्वनि क्या? ये ध्वनि है, ये है ध्वनि, इसके नीचे हलंत है। लेकिन जब आप इसको यूं लिखते हो तो इसका मतलब इसमें क्या है? क धन अ, यानी दो ध्वनियां है कि नहीं? दो ध्वनियां। तो हां सर इसमें दो ध्वनियां हैं, तो इसका मतलब ये वर्ण भी कहलाएगा और अक्षर भी कहलाएगा, इसलिए ये साथ में आता है। तो वर्ण या अक्षर रचना की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई है। तो अगर आपके पेपर में आ गया कि भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई कौन सी है, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो ध्वनि है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? तो आ जाएगा वर्ण। ऑप्शन में वर्ण नहीं है, अक्षर है, तो फिर हो जाएगा अक्षर। तो जो हम टेस्ट लेंगे तो मैं आपको इस तरह क्वेश्चन बताऊंगा। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके। बात को समझिएगा, मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बताते हुए चलूंगा। मैं इस बार केवल कोर्स नहीं करवाऊंगा, कुछ लॉजिक बताते चलूंगा, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके। तो इसका मतलब ये हलंत वाला लिखा मैंने और ये एक लिखा, तो इनमें से दोस्तों वर्ण कौन सा है? अब देखिए आप लोग समझिए, जो लोग इसको वर्ण कहते हैं वो ये परिभाषा खंडित करती है। ये क्या कह रहे हैं? जिस मूल ध्वनि को, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके, यानी इसका कोई खंड नहीं हो सकता। तो असल में ये वर्ण है। तो सर ये क्या है फिर? इसको भी तो किताबें में वर्ण बता रखा, भले ही बता रखा हो, किताब परिभाषा आपके सामने है, तो अंध भक्त बनते ही क्यों हो? ये देखिए इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है क धन अ, तो ये वर्ण कम अक्षर ज्यादा है। वर्ण कम और अक्षर ज्यादा है। और अक्षरों के भी भेद होते हैं, अक्षरों के भेद होते हैं, एकाक्षरी, द्विअक्षरी, त्रिअक्षरी, इस तरह भेद होते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। तो बात समझ आ गई, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा क्लियर कर रही है, ध्वनि ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके, तो वो जो है वर्ण कहलाता है। तो वर्ण ये। तो सर एक बात बताइए, हम पढ़ते हैं कि वर्ण जो होते हैं उन वर्णों में 33 और 11 पढ़ते हैं, तो 11 सर स्वर होते हैं। बोला हां सर 11 स्वर होते हैं। तो सर उसमें अ, आ, ई होते हैं। तो सर इसमें तो ये आ है, ये ई है, इसके टुकड़े होते हैं ना। हम तो संधि में पढ़ते आए हैं ई होता है, तो सर ये टुकड़े हो रहे हैं ना। तो फिर सर ये भी, ये वर्ण है या नहीं है, या ये भी अक्षर है? गलत बात, ये वर्ण ही है। अब आपको पूछोगे सर कैसे? सर ये वर्ण कैसे है फिर? इसमें भी तो आप देखिए, इसमें भी तो आप देखिए, जो ये ई है या फिर ये ऊ है या फिर ये ए है या फिर ये ओ है, तो सर इनके भी तो टुकड़े हो रहे हैं। ये फिर कैसे हो रहे हैं? देखो एक बात ध्यान रखो, ये जो ई है ना, ये ई, ये इस ई का बड़ा मतलब ई और ई, ध्यान रखें ये जो ई है वो ई और ई मिलके ई नहीं बनी हुई है, गलत तरीका है। ये ई अपने आप में एक मूल स्वर है, ये अपने आप में मूल स्वर ही है एक तरह से। ये जो 11 स्वर है ना, हालांकि वो हम समझते हैं कि मूल स्वर 4 ही माने गए, मैं समझता हूं आपकी बात, लेकिन ध्यान रखें वो जब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तब आता है कि मूल स्वर, दीर्घ स्वर, अल्प स्वर, वो अलग मैटर है। लेकिन ये जो 11 स्वर हैं, ये ई और ये स्वतंत्र है। ये होता है ई और ये होता है ई, ये होता है ऊ और ये होता है ऊ, यानी ये ऊ का दीर्घ रूप नहीं है। वो हम जब संधि पढ़ते हैं तब चर्चा करते हैं। बाकी अपने आप में ये स्वर जो होते हैं ये सारे वर्ण हैं,
और ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो संधि करते हैं तब हम इसके टुकड़े करते हैं, भाई ए इससे बना है वगैरह वगैरह। लेकिन ए ऐ, अब जैसे मान लो ए है और ये ऐ है, तो ये इसका दीर्घ रूप थोड़ी है, गलत तरीका है, दीर्घ रूप नहीं है, ये अपने आप में ई, ये स्वतंत्र है। आ, अब ये जो आ है, आ, ये जो है अ और अ, नहीं, ये तरीका नहीं। यहां पे जब हम 11 स्वरों की बात करेंगे तो सबका अपना अलग अलग महत्व है और ये पूर्ण रूप से स्वरों में ही शामिल होते हैं। आपको अगर ये चीज समझनी है तो ये सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया कि कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके, जिसके टुकड़े न हो सके। तो इसके टुकड़े नहीं हो सकते, और ये इसके टुकड़े हो सकते हैं, इसका मतलब ये अक्षर की श्रेणी में जाएगा। ये अंतर आप समझ लिया तो बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो वो भी बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखिए, जैसे अ, ई, क, इसमें देखो हलंत है, ख हलंत है, तो ये सारे कुछ क्या हैं, ये अपने आप में वर्ण की श्रेणी में आते हैं। समझ आई बात? अब आइए, अब हम पढ़ते हैं सर अक्षर क्या है। अब देखिए अक्षर एक ध्वनि या फिर यह कहता है ध्वनि समूह की उच्चरित न्यूनतम इकाई को हम क्या कहते हैं, अक्षर। अब बात को समझना, यानी एक ध्वनि भी अक्षर हो सकती है। इसका मतलब ये जो है ये एक ध्वनि है क, तो ये अक्षर भी हो सकती है। अच्छा, इसीलिए वर्ण और अक्षर को लगभग हम किताबों में एक साथ देखते हैं। तो एक ध्वनि या दो ध्वनियां या तीन ध्वनियां या चार ध्वनियां भी हो, लेकिन एक झटके से मुंह से उच्चरित होती है, वो अक्षर कहलाती है। अथवा वह छोटी से छोटी इकाई जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है, वो अक्षर कहलाता है। अब यहां देखिए, आइए है, क्या, आओ, जाइएगा, जी, ये सारे क्या हैं, ये सारे अक्षर हैं। आइए, जी, है ना। अब जी, जी में क्या है, ज धन ई, तो ये अक्षर है। तो ये सेम मैंने वही तो बात बोली थी, क में अ कह दो चाहे ज में ई कह दो, यानी ये सारे क्या कहलाते हैं, ये अक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। बात समझ आई? कुछ समझ आ रही होगी क्या? नहीं सर समझ आ गई। समझना, देखो सिंपल सा लॉजिक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, रचना की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई वर्ण। ऑप्शन में वर्ण नहीं है तो फिर अक्षर। सर दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो वर्ण ही करना है, अक्षर की ओर नहीं जाना है। बात खत्म। अब आइए आगे, अक्षर क्या है पता चल गया। अब देखिए बात आती है वर्णमाला क्या होती है। किसको पूछा? वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला का मतलब होता है जहां पर हमें वर्ण व्यवस्थित रूप से मिलते हैं। जैसे सबसे पहले हमें स्वर मिल गए, ठीक है, फिर व्यंजन मिल गए, और ये भी क्रमबद्ध रूप में मिल गए। तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है वो वर्णमाला है। और वर्णों के उच्चारण, अब एक प्रश्न आता है, मैंने देखा था कि प्रयत्न किसे कहते हैं। क्या आता है? प्रयत्न किसे कहते हैं? तो जो हम वर्णों के उच्चारण की जो रीति है, जो ढंग है, जो तरीका है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रयत्न। किस वर्ण को किस तरह उच्चारित किया जाता है, वो चीज क्या है? वो चीज कहलाती है प्रयत्न। क्या कहलाती है? प्रयत्न। ठीक है। अब आप देखेंगे एक प्रश्न आता है कि वर्ण 44 करें, 52 करें, 48 करें, 50 करें, यह समस्या आती है। देखो हिंदी वर्णमाला में कुल होते हैं 52 वर्ण। कुल कितने होते हैं? 52। और हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। अब यहां पर थोड़ा सा एक विवाद सा चलता है कि अगर सर 44 कहां करें। सर कई बार आता है, सर आपने तो बता दिया वर्णमाला में कुल 52 वर्ण आते हैं, ठीक है, लेकिन सर वहां पे प्रश्न आया कि वर्णमाला में वर्ण कितने हैं। तो वर्णमाला में वर्ण पूछा और ऑप्शन में सर जो था 44, 46, 48 और मान लो 50 है। सर अब हम कौन सा करते? देखो अब यहां पे समझना, वर्णमाला में वर्ण सर आपने 52 बताए, लेकिन ऑप्शन में 52 नहीं था। फिर आपका जो राइट आंसर है वो कहां जाना चाहिए? 44 पे जाना चाहिए। बात को समझना मेरी, ठीक है। अब आगे देखना, अब की बार उन्होंने क्या पूछा, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। तो हमने क्या लिख रखी है? 44, लेकिन सर पेपर में तो था 52, 46, 48, 50, 44 कहीं था ही नहीं।
तो कुल मिला के हमें राइट आंसर कौन सा करना है? 52। तो सर फिर आपने ये लिख क्यों रखा है? देखिए वर्णमाला में तो सारे वर्ण आ जाएंगे, जो वर्णों में शामिल होते हैं नहीं होते हैं वो भी शामिल हो जाएंगे, लेकिन वर्णों में तो सिर्फ प्योरली जो शुद्ध वर्ण है वही शामिल होते हैं। तो इसीलिए हम जैसे मान लो स्वर में जैसे अंग और अह, इनको हम स्वर नहीं मानते हैं, इन्हें अयोग व ध्वनियां कहते हैं, लेकिन वर्णमाला में तो ये भी रखे जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ड़ और ढ जो उच्छिप्त ध्वनियां हैं वर्णमाला में तो ये भी रहेंगी, लेकिन यहां पर तो सीधा डिवाइड है कि मुख्य रूप से 33 और 11 होते हैं, बाकी सारे इन्हीं से बनते हैं या इन्हीं के कोई ना कोई रूप हैं। समझ रहे हो बात आप? इसलिए हम यहां पे एक लैंग्वेज को लिखते हैं और किताबों में लिखा हुआ मिलता है, ऐसी बात नहीं है। वर्णमाला में 52 और वर्णों की संख्या 44। लेकिन मैंने आपको बता दिया, कई बार स्टूडेंट रट लेता है और फिर ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा अलग आया तो वो घबरा जाता है। घबराने का नहीं, प्रश्न की लैंग्वेज देखो, प्रश्न के ऑप्शन देखो और उसके बाद करो। इसीलिए मैंने ये नवाचार किया कि हर क्लास, हर टॉपिक के बाद एक क्लास होंगी, ताकि ताजा ताजा टेस्ट हो जाए ना हाथों हाथ, ताकि पता लग जाए कि हाँ डाउट वाइट सब एक साथ क्लियर हो जाएंगे, ताकि टेंशन रहे ही नहीं। अब बात करते हैं हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 और व्यंजन कितने हैं? 44। ठीक है, अब आइए वर्ण के भेद। तो सबसे पहले देखिए हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? बोला 11। हिंदी में स्वर कितने? 11 है। कौन कौन से? ये रे, अ आ इ उ री। सर यहां से प्रश्न कैसे आएगा? हाँ ये प्रश्न जायज है। प्रश्न ये आएगा हिंदी में स्वरों की संख्या 11। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है, क्या पूछ ली? मात्राओं की संख्या, तब कितनी बताओगे? मात्राओं की संख्या 10। मात्राओं की संख्या 10 है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। सिंपल सी बात है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। जल्दबाजी में कहीं 11 मत कर देना। चलिए, और सर प्रश्न किस टाइप से आते हैं? आपसे पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में री का स्थान जो है वो किसके बाद आता है? तो सिंपल सी बात, ये ऊ के बाद आता है। हिंदी में ऊ का स्थान किससे पहले आता है? ए से आता है। हिंदी में जो री है उसका स्थान कितने नंबर पे आता है? 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे आता है। और पीछे से कितने नंबर पे आता है? 1 2 3 4 5वें नंबर पे आता है। 7 5 12, एक खुद का घटा दो तो 11 स्वर होते हैं। हम ये रीजनिंग में पहले पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो इस टाइप के ये क्वेश्चन आते हैं। अब बात आती है स्वरों के भेद। स्वरों का भेद करते हैं। जब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो स्वरों का वर्गीकरण जो है दोस्तों 5 प्रकार से बांटा जाता है। किस हिसाब से बांटा जाता है? 5 प्रकार से बांटा जाता है। इसके लिए मैं अक्सर एक सारणी बनाता हूं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को अब वो सारणी आती भी है। मेरी सारणी थोड़ी सी अलग है, आप देख सकते हैं। ये इस तरह से सारणी है, थोड़ी छोटी बनेगी, कोई बात नहीं। मैं 3 4 सारणियां बनाऊंगा, ये देखिए। ठीक है, एक सारणी यहां बनाऊंगा मैंने कहा ना इस बार नवाचार है। नवाचार का मतलब यही होता है कि कुछ न कुछ नया होता है। ठीक है सर, इससे टाइम वेस्ट कुछ नहीं होता। टाइम वेस्ट पढ़ने में कोई टाइम वेस्ट होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। ये देख लीजिए। ठीक है, क्या सर आज चित्र बना रहे हो? ठीक है, ये देख लीजिए। तो हम 3 4 प्रकार से सारणियां बनाएंगे। ये हमने 4 सारणियां बना ली। अब आपको सबसे पहले इस सारणी में क्या करना है? वर्ण रखने आने चाहिए। सबसे पहले जब वर्ण रखते हो तो अ को यहां रखोगे, ई को यहां रखोगे और ऊ को यहां रखोगे। बात समझ आ गई? जब अ को यहां रख दिया तो आ को कहां रखोगे? यहां रखोगे। और ई को यहां रखोगे, यहां। ऊ को कहां रखोगे? बाहर रखोगे। रख दिया? बोला बिल्कुल सर रख दिया। अब उसके बाद ई यहां है ना, तो ए और आई को यहां रख दो और ओ और औ को यहां रख दो। रख दिया? ठीक इसी तरह से हम यहां पे करेंगे। अ ई उ, ई यहां, ई यहां, ऊ यहां, ऊ यहां, अ यहां, आ यहां। ठीक है, ए और आई और ओ और औ। बात समझ आई? ठीक सेम सिस्टम। अ ई उ, अ को यहां तो आ को यहां, ई को यहां तो ई को यहां, ऊ को यहां तो ऊ को यहां, ए यहां तो ए यहां, ओ यहां। और मैं आपको बता दूं ये क्लास जो है आज हमारे 10th के स्टूडेंट जो हैं स्कूल के, वो भी देख रहे हैं।
हमारे स्कूल के 10th के जो स्टूडेंट है ना, वो भी आज इस क्लास को जरूर देख रहे हैं। वो भी कह रहे हैं सर हम भी पढ़ेंगे, और उनके भी सिलेबस में लगती है। तो ओ और औ, और यहां आ जाएगा आ, और यहां, अच्छा अच्छा, यहां गड़बड़ कर दी ना, किसी ने बताया ही नहीं मुझे। हम्म, अ ई उ, और यहां आ जाएगा बड़ा ऊ। ठीक है, अब देखिए आप, ये कह रहा है स्वरों का भेद करते हैं। 5 प्रकार से स्वरों का भेद किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं 5 प्रकार से करते हैं। जो स्वर होते हैं, जो स्वर कौन से, जो 11 स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। 11 स्वरों को 5 हिसाब से डिवाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले हम जब डिवाइड करते हैं तो आता है कि मात्रा, काल या समय के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, या फिर समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना 2 प्रकार के। एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। यानी मात्रा, काल या समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व और दीर्घ। कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। तो अब यहां आप देखोगे, ये देखिए, अब आपको इस सारणी में अगर आपको पता करना है कि ह्रस्व कहां है और दीर्घ कहां है, तो ध्यान रखें कैसे पता करेंगे। जो सारणी के अंदर हैं वो ह्रस्व, और जो बाहर हैं वो दीर्घ। तो अब अंदर कौन कौन से? अ, ई, उ और री जो होता है वो यहीं होता है, इसके ई के पास ही होता है। तो अंदर कौन से? अ, ई, उ और री, ये 4 अंदर हैं, बाकी सारे बाहर हैं। तो इसका मतलब, चलो देखो, देख लीजिए, अ, ई, उ, री ये ह्रस्व होते हैं, और जो सारणी के सारे बाहर दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। तो आप रट्टो मत, आप सारणी को माइंड में सेट करो। तो सारणी के अंदर अ, ई, उ और री, और बाकी सारे बाहर होते हैं, तो वो दीर्घ, और जो अंदर हैं वो ह्रस्व, जो बाहर हैं वो दीर्घ। दूसरा आता है कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो भी ध्यान रखिएगा। उच्चारण के आधार पर भी स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुनासिक और एक होता है निर्नुनासिक। यानी कुछ स्वर नाक से बोले जाते हैं और कुछ स्वर नाक से नहीं बोले जाते हैं। अब बात आती है सर नाक से कौन से स्वर बोले जाते हैं, तो याद रखना अनुनासिक भी 11 होते हैं और निर्नुनासिक भी 11 होते हैं। कैसे? यानी सारे स्वर वैसे होते क्या हैं? निर्नुनासिक होते हैं, यानी नाक से नहीं बोले जाते। निर धन अनु धन नासिक, यानी जो नाक से नहीं बोले जाते हैं। तो कोई भी स्वर नाक से नहीं बोला जाता, लेकिन अगर आप किसी स्वर पर चंद्र बिंदु लगाते हैं, ये देख लीजिए, तो वो सारे क्या हो जाते हैं? तो वो सारे क्या हो जाते हैं? आप चंद्र बिंदु लगा दो, देखो इनके ऊपर, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अनुनासिक हो जाएंगे। बात समझ आई? यानी 11 ही अनुनासिक, 11 ही निर्नुनासिक। तो दूसरा भेद क्लियर। पहला मात्रा वाला, दूसरा उच्चारण वाला। अब आते हैं तीसरा, ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति क्या होती है? होठों की आकृति। हमारे जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो होठों की आकृति में बदलाव आता है। तो ओष्ठाकृति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, एक वृत्तमुखी और एक अवृत्तमुखी। यानी कौन से ऐसे स्वर हैं जिनको हम वृत्तमुखी बोलते हैं, तो होठ गोल हो जाता है, कौन सा में? अवृत्तमुखी। तो आप ध्यान रखो, ये जो 4 स्वर हैं इन पे वृत्त बना लो। कौन कौन से? उ, ओ, औ, उ, उ, ओ, औ। ये 4 वृत्तमुखी स्वर हैं, और बाकी बच्चे जो सारे क्या हैं? अवृत्तमुखी हैं। बात समझ आई? ये 4 जो देखिए, जिन उ, ओ, औ, इन 4 को वृत्तमुखी, बाकी बच्चे जो सारे क्या हैं? अवृत्तमुखी। देखिए तीसरा कॉल आया है अभी तक, जो क्लास स्टार्ट होने के बाद पहले 5-7 आए हुए हैं, तो जिनका शायद मुझे लग रहा है इनका भी सिलेक्शन हो गया, शायद नाम नहीं आ रहा, सेव तो है, कोड से सेव है। चलिए, वृत्तमुखी, जो वृत्त उ, ओ, औ ये हैं वृत्तमुखी, और बाकी बच्चे जो सारे क्या हैं? अवृत्तमुखी। ठीक है, तो रटना नहीं, सीधा याद करना है। अब देखिए आप आगे, अब वृत्तमुखी यानी उ, ओ, औ, ये होते हैं वृत्तमुखी, और बाकी जो बच्चे जो सारे क्या हैं? अवृत्तमुखी। अब आती है जीवा की स्थिति, यानी हमारी जीव की स्थिति के आधार पर कौन से स्वर जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मतलब वो 3 प्रकार के होते हैं। तो अब मैं सारणी वापस यहीं बना देता हूं एक बार। ये देखिए, इस तरह से हम सारणी बनाते हैं, इस तरह से त्रिभुज बनाते हैं, और फिर हम स्वर जो हैं अलग कलर से लिखते हैं। अ यहां रखा था, ई यहां रखी थी, उ यहां रखा,
अ यहां तो बाहर की साइड आ रख दो, ई यहां तो ई बाहर की साइड रख दो, ऊ यहां तो ये यहां रख दो, ए और ये आई और ये ओ और ये औ रख दिया। अब देखिए, अब ये कह रहा है जीभ की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। देखिए 1, 2 और 3, यानी अग्र, मध्य और स्वर। जीभ के अग्र भाग से, जिसमें जीभ की अग्र भाग सक्रिय रहती है, जीभ का मध्य भाग और जीभ का पश्च भाग। तो सबसे पहले आप इसमें किसको पकड़ लो? मध्य को पकड़ लो। मध्य में आता है अकेला अ। मध्य में कौन सा आता है? अकेला अ। तो अ जो है वो मध्य स्वर है। अब सिंपल सा है, इधर वाले अग्र, ये सारे हैं अग्र और ये सारे हैं पश्च। ये सारे क्या हैं? पश्च। बहुत सिंपल है। तो मध्य को अ को पकड़ लो अग्र, और सॉरी मध्य को पकड़ लो अ को, इधर वाले जैसे ई ई और ए आई ये क्या हैं? अग्र, और उधर उ ऊ ओ आ ये सारे हो जाएंगे पश्च। तो हो गया ना सिंपल। तो रट्टा नहीं मारना है, समझना है बात को। हो गया समझ? अब बात आया पांचवां वर्गीकरण। पहला हमने पढ़ा काल, समय या मात्रा के आधार पे। तो जो सारणी के अंदर हैं वो कौन से हैं? ह्रस्व। जो सारणी के बाहर वो दीर्घ। अनुनासिक निर्नुनासिक दोनों 11-11 होते हैं। नाक से बोलो तो हो जाएंगे 11 और नहीं बोलो तो 11 हो जाएंगे। वृत्तमुखी अवृतमुखी में हमने, आपने देखा होगा, हमने इन 4 पे वृत्त किया था। और जीवा की स्थिति में हमने देख लिया मध्य में अ होता है, इधर वाले अग्र उधर वाले पश्च हो जाते हैं। अब लास्ट सारणी है मुखाकृति के आधार पर। तो इस सारणी को भी मैं यहां बनाऊंगा, आप देख सकते हैं। ये बनाई हमने सारणी, बनाई, ये देख लीजिए। और हमने इसी प्रकार से ये बना दी सारणी। और फिर से हम एक बार और लिखेंगे, ये अ, ये ई, ये उ, यहां उ, यहां ई, यहां आ, यहां ओ, यहां औ, और यहां ए और यहां आई। ये लीजिए, हो गया। अब आप ध्यान से समझना मेरी बात को। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। मुखाकृति के आधार पे 4 प्रकार के स्वर होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक संवृत, एक अर्ध संवृत, एक अर्ध विवृत और विवृत। कितना अच्छे से लिखा हुआ है देखिए। पहले संवृत, फिर अर्ध संवृत, फिर अर्ध विवृत, और यानी स संवृत ऊपर ही ऊपर, विवृत नीचे नीचे, और अर्ध संवृत और अर्ध विवृत। संवृत के पास संवृत, विवृत के पास विवृत, ताकि क्रम भूलेंगे नहीं। अब ये सर, ये होता क्या है मुखाकृति? मुखाकृति यानी मुख के खुलने की स्थिति। यानी हम जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख किस में कितना खुलता है। तो विवृत का मतलब होता है सबसे अधिक मुंह खुलता है। इसीलिए जब हम बच्चे को कुछ खिलाते पिलाते हैं तो कहते हैं बेटा आ कर, दवाई देते हैं बेटा आ कर। कभी बोला है बेटा ई कर, बेटा ऊ कर, बेटा ए कर? ऐसा नहीं बोला ना, नहीं बोलते, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकतम मुख आ में ही खुलता है। तो हम अधिकतम मुख बच्चे का खुलवाना चाहते हैं। अब आप बहुत ईजी वे में देखिए, और ईजी वे में क्या देखोगे? देखो, संवृत जो हैं, संवृत के ठीक सामने कौन कौन से हैं? ध्यान से समझना। ये ई ई और ऊ ऊ, यानी ये ई ई ऊ ऊ और री, ये हैं संवृत। एकदम जो देखो, इसमें भी 4 लाइनें होती है, 1 2 3 और 4। इसमें भी कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4। तो जो इस पहली लाइन पे आ रहे हैं, पहली लाइन पे कौन से आ रहे हैं? ई ई ऊ ऊ, और एक री आपको पता है यही होता है। तो ये होते हैं, ये सारे होते हैं संवृत। होते हैं संवृत, ठीक है। अर्ध संवृत कौन से हैं? अर्ध इस लाइन पे कौन कौन से आ रहे हैं? देखो ए और ओ, ये अर्ध संवृत हैं। कौन से हैं ये हो गए आपके अर्ध संवृत, हो गए अर्ध संवृत। अब अर्ध विवृत में कौन कौन से आ रहे हैं? देखो ए, अ और ओ, ये तीनों क्या हैं? अर्ध विवृत में हैं, ठीक है, इस लाइन पे आ रहे हैं। और विवृत में केवल आ आता है, ये देख लीजिए, विवृत में केवल क्या आ गया? आ। तो कितना सिंपल है। अगर सारणी जिसने ढंग से बना ली, वो पांचों वर्गीकरण को एक साथ बढ़िया तरीके से कर सकता है, आनंद के साथ। तो कहीं दिक्कत भी नहीं आती है। आई क्या दिक्कत? सर बिल्कुल नहीं आई। तो बस ये स्वरों का वर्गीकरण आपको आना चाहिए। समझ आई बात? अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये समझ गए, स्वरों का वर्गीकरण 5 हिसाब से होता है। और पहला समय काल मात्रा, दूसरा उच्चारण, तीसरा जीवा की स्थिति, चौथा जो है ओष्ठाकृति, और पांचवा है मुखाकृति, है ना। चलिए, आप याद रखिएगा, जो ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व कौन से होते हैं? सारणी के अंदर वाले अ ई उ री, इनको मूल स्वर कहते हैं, इनको एकमात्रिक भी कहते हैं, इनको लघु स्वर कहते हैं।
जो याद रखना, जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनको मूल स्वर कहा जाता है, एकमात्रिक कहा जाता है और लघु स्वर कहकर भी पुकारा जाता है। जो दीर्घ स्वर होते हैं इन्हें द्विमात्रिक कहा जाता है, गुरु स्वर कहा जाता है, द्विमात्रिक या गुरु स्वर कहा जाता है। ठीक है, ये दो बातें हो गई क्लियर। अब हरदेव बाहरी जो हैं, हरदेव बाहरी, इन्होंने क्या किया है कि ये जो स्वर थे इनको अलग हिसाब से डिवाइड किया है। और किस हिसाब से डिवाइड किया, देखिए 5 भागों में डिवाइड किया है। किस भागों में? 5 भागों में। अब अगर मान लो आपसे पूछे कि कोमल तालव्य कौन से हैं, कोमल तालव्य कौन से हैं, तो ये हैं अ और आ जो हैं ये कोमल तालव्य कहलाते हैं। भाई देखो तालव्य कौन से होते हैं? ईचू यसानाम तालु, ईचू यसानाम तालु, यानी ई और ई जो होते हैं ये तालव्य होते हैं। कौन से होते हैं ये तालव्य होते हैं, आप जानते हैं अच्छे से। ई और ई जो हैं ये तालव्य होते हैं। ठीक है, और तालव्य भी कैसे होते हैं? ये कठोर तालव्य होते हैं। तो इनसे जो पहले आएंगे वो कोमल होंगे, तो अ आ कोमल तालव्य में शामिल होते हैं। याद रखना हरदेव बारी के अनुसार। ओष्ठे कौन से होते हैं? उ और उ जो हैं वो ओष्ठे स्वर हैं। उपनामो ओष्ठो, यानी उ और उ ओष्ठे होते हैं। ए और ऐ जो हैं ये कंठ तालु होते हैं। अब कंठ क्यों होते हैं? ये ए कंठ क्यों होता है? देखो ए जो है वो अ और ई से मिलके बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? बोला हां सर बनता है। तो अ जो है ये आपको पता है कंठ से बोला जाता है, और ई जो होता है वो तालु से। इसीलिए याद रखें कि ए दे तो कंठ तालु, इसीलिए ए और ऐ कंठ तालु, और ओ दे तो कंठोष्ठ है। और ओ और औ जो हैं ये कहां से बोले जाते हैं? कंठोष्ठ। कहां से बोले जाते हैं? कंठोष्ठ। ए दे तो कंठ तालु, ओ दे तो कंठोष्ठ। समझ गए बात आप? तो हरदेव बाहरी ने स्वरों को इस हिसाब से बांटा है। मोस्टली ये दो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। कोमल तालव्य अ आ, कठोर तालव्य ई और ई। बाकी सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब कुछ विद्वान जाति के अनुसार भी स्वरों को बांट रखा है कि सर जाति के अनुसार स्वर कैसे होते हैं। बिल्कुल, जाति के अनुसार असवर्ण और सवर्ण यानी विजातीय या सजातीय आधार पर बांटा है। यानी कुछ स्वर एक ही जाति के और कुछ स्वर अलग अलग जाति के। तो किस हिसाब से? देखो ये विजातीय स्वर है, इसमें देखो अ और ई अलग है, आ और ई अलग है, ये एक जाति का नहीं है, नहीं है ना? तो ये विजातीय, सिंपल सी बात है। और ये एक जाति एक जाति एक जाति। अब याद रखना कुछ स्टूडेंट जो है वो इसको एक जाति मान लेते हैं, गलत। कुछ लोग स्टूडेंट जो है वो इसको एक जाति मान लेंगे, गलत। याद रखिए सजातीय में सिर्फ ये 3 ही जोड़े आते हैं, सजातीय में सिर्फ ये 3 ही जोड़े आते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सजातीय में सिर्फ 3 जोड़े आते हैं, इसके अलावा ये जोड़े अगर आ जाए ना तो गलत होंगे। इस बात का विशेष याद रख लेना। ठीक है, मैं एक एक चीज बता रहा हूं, परीक्षा में आएगी छपेगी, याद रखना। चलिए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों के 2 भेद बताए गए हैं। कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो पूछा कि भाई कौन कौन से 2 होते हैं बताना जरा। तो उन्होंने कहा देखिए, एक होते हैं मूल स्वर और दूसरे होते हैं संधि स्वर। बोला अच्छा, मूल स्वर वही 4 जो होते हैं ना वो मूल स्वर होते हैं, अ इ उ री, जिन्हें हर ह्रस्व कहा गया है, जिन्हें एकमात्रिक कहा गया है, जिन्हें लघु कहा गया है, तो वो होते हैं मूल स्वर। अच्छा, फिर पूछा संधि स्वर कौन से? बोला संधि स्वर के फिर 2 भेद होते हैं। ले, संधि स्वर के भी 2 भेद होते हैं? हाँ बिल्कुल, संधि स्वर के भी 2 भेद होते हैं। अच्छा, कौन कौन से? संधि स्वर में आते हैं एक तो दीर्घ और एक होता है संयुक्त। एक होता है दीर्घ और एक होता है संयुक्त। तो अब देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन से? ये 3 कहलाते हैं दीर्घ स्वर। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि ये अ का दीर्घ रूप है, और ये ई का दीर्घ रूप है, और ये ऊ का दीर्घ रूप है ना? इसलिए इन तीनों को क्या बोल दिया? दीर्घ स्वर। ठीक है, फिर बोल दिया ये संयुक्त स्वर है। कौन कौन से? ये चारों, ए ऐ ओ और औ। ठीक है, ये चारों क्या है? संयुक्त है, क्योंकि ये अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं। और ये सेम, ये तो इनके दीर्घ रूप हैं। हालांकि संधि है, अ आ की संधि हुई, अ की संधि मानते हैं, लेकिन ये इनके दीर्घ रूप हैं, बल्कि संयुक्त स्वर ये हैं जो अलग अलग स्वरों से संयुक्त होकर आए हैं। समझ आई बात? तो ये दीर्घ स्वर और ये संयुक्त, ये इस टाइप के वर्गीकरण मैंने पहले कभी किसी क्लास में नहीं बताए, क्योंकि यूं मान लो मेरा एक सिद्धांत है कि पहले बेसिक करवाओ,
और फिर कभी थोड़ा गहराई में लेकर जाओ। तो अब अगर आपसे पूछ दें निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, अब आप खुद सोचिए कि मेरी पिछली 3-4 बार मैंने व्याकरण करवाई, उससे मैंने कुछ हटकर कुछ नया देने का प्रयास किया है। तो यानी शिक्षा और ज्ञान जो है जितना नित्य नवीन होता जाता है, आपको नेक्स्ट क्लास अगर मान लो कभी इन फ्यूचर दूंगा तो इसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करके दूंगा। आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से भली भांति समझने का प्रयास करोगे तो और गहराई में जाना पड़ेगा। दूसरा, जब क्लास इतनी शानदार हो रही है तो सोचिए टॉपिक पूरा होने के बाद टेस्ट कितना शानदार होगा। तो इन चीजों पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। और इसी के साथ आज की क्लास भी जो है वो समाप्त होती है। और उम्मीद करता हूं आज की क्लास अच्छी भी लगी होगी और लगा होगा कि सर मात्र रिवीजन नहीं था, कुछ आपने नई चीज हमें समझाई है। मात्र रिवीजन नहीं है, कुछ नया देने का प्रयास किया है और हर क्लास में कुछ नया देने का प्रयास जारी रहेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर। और क्लास को लाइक करें, शेयर करें। मैंने कहा था ना, फुल हाहाकार मचा दो कि शानदार व्याकरण कर रहे हैं। जो भी आपके आसपास एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पटवारी की, एसआई की, किसी की तैयारी कर रहे हैं, घर में भाई बहन सबको कहो कि क्लासेस जरूर देखें। बस ट्राई, मैं अपना 1 घंटे से नॉन स्टॉप बोल रहा हूं, तो अगर एनर्जी फुल दे रहा हूं तो मुझे इस एनर्जी का जो है वो परिणाम अगर आप दोगे तो मैं निश्चित रूप से और बेस्ट क्लासेस देता रहूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।